आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और जैसे कि अभी क्लास 10th का प्री बोर्ड एग्जाम चल रहा है और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th सोशल साइंस प्री बोर्ड के क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा क्योंकि यहां पर ये जो क्वेश्चंस है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग हर एक क्वेश्चन को देखिए, समझिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिएगा। और मेरे पास अभी फिलहाल हिंदी और सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है, मैं दोनों का सॉल्यूशन बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगा। और अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, जाइए देखिए। अगर आपके पास क्वेश्चन है सर तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो प्री बोर्ड एग्जाम हो रहा है दोनों टर्म का हो रहा है। टर्म 1 का जो क्वेश्चन है खंड अ में है और टर्म 2 का जो क्वेश्चन है वो खंड ब में है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, चलिएगा करके यहां पर क्वेश्चन देखते हैं और आंसर भी देखेंगे साथ ही साथ। जो भी यहां पर सामान्य निर्देश दिया रहेगा इस सब लोग पढ़ लीजिएगा, कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर क्वेश्चंस देखिए और इसी प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में रहेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में रहेगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि इंडो चाइना का निर्माण कब हुआ। अब देखिए यहां पर ये जो क्वेश्चन है एक्चुअल में आप लोगों के सिलेबस का बाहर का क्वेश्चन है, क्योंकि इंडो चाइना वाला जो चैप्टर है ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन भी गलत दिया गया है, 4 में से एक भी ऑप्शन सही नहीं है। यहां पर देखिए इंडो चाइना का जो निर्माण हुआ था कब हुआ था, 1887 में हुआ था। कब हुआ था, 1887 में हुआ था। एक भी ऑप्शन यहां पर नहीं दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, कर लीजिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। बहुत ही अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा जो फ्रांस का जो क्रांति है ना 1789 में हुआ था, 1789 में हुआ था। याद रखिएगा 1789 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। तो नेपोलियन बोनापार्ट कौन था सर, तो ये थे फ्रांस के सम्राट, यानी कि फ्रांस का सम्राट था, फ्रांस का राजा था नेपोलियन बोनापार्ट। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि आंखों पर पट्टी बांधे हुई और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है। अगर आप लोग कोर्ट वगैरह जाएंगे तो आपको मतलब ये जो महिला है आपको दिख जाएगा, ये एक्चुअल में न्याय यानी कि जस्टिस का प्रतीक है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फटाफट नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश को सभ्यता का पालना के रूप में माना जाता है। किनको, तो यूनान को। यूनान को देखिए, यूनान का और नाम है सर, यूनान को ग्रीक भी बोला जाता है और यूनान को ग्रीस भी बोला जाता है। जो भी रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यूनान बोलिए, ग्रीक बोलिए, ग्रीस बोलिए, सब का सब एक ही चीज है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर क्या है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में। कब, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था कब शुरू हुआ था, तो 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। याद रखिएगा 9 अगस्त 1942। तो यहां पर अगस्त 1942 से ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल राइट और सटीक सा आंसर है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा क्वालिटी खराब है, खैर कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन देखिए, लाजवाब क्वेश्चन है। क्या है कि 1932 ईस्वी में पुना समझौता, जिसको हम पुना पैक्ट भी बोलते हैं, किनके बीच हुआ था। तो ये जो पुना पैक्ट है महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। किनके किनके बीच, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, पुना पैक्ट यानी कि पुना समझौता। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया गया था। तो देखिए जो अधिवेशन हुआ था कहां हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। कहां हुआ था, लाहौर में। तो लाहौर का जो अधिवेशन था उसी टाइम पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया गया था। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाहौर इसका बिल्कुल सटीक और सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या देख लीजिए, यहां पर रॉलेट एक्ट पर यह क्वेश्चन है और रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में
निम्नलिखित में से किसने, ठीक है, 1919 का रॉलेट एक्ट पारित किया था? किसने? तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फटाफट नोट डाउन करिए। और यहां पर हमारा इतिहास खत्म हो जाता है, अब स्टार्ट हो जाता है भूगोल। तो देख लीजिए भूगोल का 10 क्वेश्चन फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो देखिए पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कैसी मृदा? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा दो टाइप के होते हैं, पुराना जलोढ़, नया जलोढ़। हम लोग उसको क्या बोलते हैं सर? आपको याद होगा, बांगर खादर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नांकित में से मुख्य कारण क्या है? पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण हुआ है इसका मेन रीजन क्या है? तो अत्यधिक सिंचाई, यानी कि अधिक सिंचाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 की निम्नांकित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार, जिसको सोपानी खेती बोला जाता है, तो कहां किया जाता है? आपको बताना है। तो कहां किया जाता है सर? उत्तराखंड में किया जाता है। कहां? उत्तराखंड। उत्तरांचल भी आप लोग बोल सकते हैं, तो उत्तरांचल, उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सिंपल अच्छा क्वेश्चन है, टर्म 1 का भी क्वेश्चन है जो कि मॉडल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि लो एस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लो एस्क जो है ना सर हमारा कैसा है? तो अनवीकरणीय योग्य संसाधन है, जिसको हम लोग दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जो फ्यूचर में कभी भी समाप्त हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नांकित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा जो है ना यह कैसा है? तो पुनः पूर्ति योग्य, जिसको हम लोग नवीकरणीय बोल सकते हैं। ठीक है, नवीकरणीय यानी कि पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 यहां पर क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 की एक सींग वाला गैंडा भारत में कहां मिलता है? तो असम में मिलता है। याद रखिएगा, एक सींग वाला गैंडा कहां मिलता है? असम में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि एशियाई सिंह का प्राकृतिक आवास भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कहां है सर? याद रखिएगा, गुजरात में। कहां है? गुजरात में। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो गुजरात में भी पाया जाता है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नांकित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो कोडरमा में सर बहुत ही अधिक मात्रा में अब्रक पाया जाता है। ठीक है, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? अब्रक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 का क्या हो जाएगा? 19 का बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट नोट करिए। चलिए आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है कि इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वन्यजीव पशु विहार परिसीमन, जो कि मॉडल सेट 1 का, यानी एक्चुअल में सर मॉडल टर्म 1 का मॉडल पेपर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्योंकि देखिए मॉडल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, इसलिए मॉडल पेपर को जरूर से जरूर करिए आप लोग। अब देखिए यहाँ पर हमारा अर्थशास्त्र होता है। चलिए अर्थशास्त्र का फटाफट 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्नांकित में से कौन सा देश विकास के संदर्भ में सर्वोत्तम है? देखिए सर यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसी के अकॉर्डिंग हमें बताना है। अगर कुछ अलग ऑप्शन रहेगा तो उसका आंसर भी अलग होगा, लेकिन यहाँ पर अगर 4 देश का कंपेयर में देखा जाए तो भारत यहाँ पर विकास के संदर्भ में सर्वोत्तम है। यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि विश्व में प्रत्येक देश की प्रति व्यक्ति आय किस मुद्रा में मापी जाती है? तो देखिए जो प्रति व्यक्ति जो आय होता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा में मापा जाता है, जैसे कि डॉलर में मापा जाता है, यूरो में मापा जाता है। तो यहाँ पर देखिए सर जो यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन जो है ना थोड़ा अलग टाइप का दिया है, क्योंकि यूरो भी आपका हो सकता है, डॉलर भी आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ बोला नहीं जाएगा कि क्या आपका यहाँ पर सटीक आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ही मतलब अजीब टाइप का दिया है। आप नेट में सर्च कर सकते हैं, गूगल में सर्च कर सकते हैं, यूरो डॉलर हर एक चीज होगा, आप देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आप लोगों का जो मेन फाइनल जो परीक्षा होगा वहां पर उतना मिस प्रिंट वगैरह नहीं होगा, गलती नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर है कुछ, उसको गोली मारिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कि मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार है, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपया है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000, 3,000 है, तो चौथे परिवार की आय क्या है? ये आपका मॉडल पेपर का हुबहू क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 4 परिवार है और एक परिवार का आय है 5,000 टका। ठीक है, तो 5,000 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 20,000 टका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20,000 टका हो गया। अब देखिए यहाँ पर 3 परिवार का यहाँ पर आय दिया गया है, एक का 4,000, एक का 7,000, एक का 3,000। तो 3,000 और 7,000 कितना हुआ? 10,000, 10,000 4,000 कितना हुआ? 14,000। तो 20,000 में अगर हम लोग 14,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा? तो आएगा ये 6,000, यानी जो चौथा जो परिवार होगा उसका जो आय होगा कितना हो जाएगा? 6,000 हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6,000 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्रति व्यक्ति
आय लोगों की क्या है, तो औसत आय है। क्या है? औसत आय। 24 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मानव विकास का सूचांक प्रदर्शित करता है। देखिए मानव विकास का सूचांक जिसको हम लोग बोलते हैं HDI, क्या बोलते हैं? HDI बोलते हैं, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं। देखिए एक्चुअल में मानव विकास सूचांक में होता क्या है, तो यहाँ पर तीन चीज होता है। यहाँ पर तीन चीज देखा जाता है। पहला तो जीवन प्रत्याशा देखा जाता है, शिक्षा देखा जाता है, जीवन का स्तर देखा जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर एक्चुअल में सर यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो दिया गया है ना, थोड़ा मतलब अलग ढंग का यहाँ पर ऑप्शन है। यहाँ पर अगर एक्चुअल में अगर ऑप्शंस के ऊपर अगर हम लोग डिस्कस करें, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा लोगों का संपूर्ण विकास। लेकिन मानव विकास सूचांक का जो सर अर्थ हो यहाँ पर उत्तम शिक्षा प्रणाली भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन अजीब टाइप का दिया है, ऐसे आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन इसमें कुछ कहा नहीं जाएगा कि एक्चुअल में क्या होगा, लेकिन अगर अच्छे आंसर का अगर यहाँ पर हम लोग अगर अच्छे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो लोगों का संपूर्ण विकास यहाँ पर सही हो सकता है। खैर यहाँ पर थोड़ा देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा अजीब टाइप का दिया है। आप भी सर्च करके देखिए ना, मानव विकास सूचांक यहाँ पर आप किताब में सर्च करिए, आप गूगल में वगैरह में सर्च करिए, तो यहाँ पर आपको थोड़ा अलग टाइप का मिलेगा। आगे देखिए, आगे आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किस क्षेत्र में कर्मचारियों का शोषण किया जाता है। तो जो असंगठित क्षेत्र होते हैं, असंगठित क्षेत्र में कर्मचारियों का शोषण किया जाता है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, भारत में प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। देखिए प्राथमिक आर्थिक क्रिया क्या है, तो यहां पर ये ऑप्शन में से हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृषि हो जाएगा। 27 का राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृषि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं कि इनमें से कौन संगठित क्षेत्र में कार्यरत नहीं है। संगठित माने क्या हुआ, जिसका जॉब परमानेंट है, सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है। देखिए यहाँ पर जो सब्जी विक्रेता होता है, मान के चलो कोई सब्जी विक्रेता है, कोई सब्जी का व्यापार कर रहा है, तो कहां से हुआ हमारा संगठित, वो नहीं होगा संगठित, वो असंगठित होगा। इसलिए 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सब्जी विक्रेता। ठीक है, यहाँ पर सब्जी विक्रेता इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है। क्वेश्चन 29 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सर, और ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है जो कि टर्म 1 का था। कृषि डेयरी निम्नांकित में से किस क्षेत्र में संबंधित गतिविधियां हैं। तो ये सर प्राथमिक क्षेत्र की, जब भी कृषि आएगा ना तो आप सीधे प्राथमिक क्षेत्र पे मारिए, कुछ भी आपको सोचने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कि जीडीपी के पदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी है। देखिए 2003 वाला आपको जीडीपी देखना, जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो जो यहाँ पर तृतीय क्षेत्र का कितना हिस्सेदारी था आपको बताना है, तो 50% से 60% के बीच था, याद रखिएगा। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 50% से 60% के बीच। ठीक है, आगे देखिए, अब देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग नागरिक शास्त्र। मात्र 10 क्वेश्चन बाकी है, फिर हमारा ये सोशल साइंस का जो टर्म 1 वाला था ये खत्म हो जाएगा। देखिए नागरिक शास्त्र का क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि बेल्जियम की राजधानी है, तो सर याद रखिएगा ब्रुसेल्स, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बेल्जियम का राजधानी कहाँ है, तो ब्रुसेल्स में है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग है, तो श्रीलंका में सबसे ज्यादा क्या था, सिंगली भाषाई लोग थे, यानी सिंघाला यहाँ पर लिखा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। 32 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या देखिए कि बेल्जियम में निम्न में से कौन सी भाषा बोली जाती है। बेल्जियम में ना, तो बेल्जियम में डच भी बोला जाता है, फ्रेंच भी बोला जाता है, जर्मन भी बोला जाता है, तीनों के तीनों बोले जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त तीनों इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि निम्न में से कौन सा सत्ता की साझेदारी का कारण है। तो युक्तिपरक भी हो सकता है और नैतिक भी हो सकता है, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों होगा, यानी कि ए और बी दोनों होगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है सर, अच्छा क्वेश्चन कि श्रीलंका एक स्वतंत्र राज्य कब बना। याद रखिएगा 1948 में बना था और भारत बना था 1947 में। भारत 1947 और एक साल बाद श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या है कि भारत में निम्न शासन प्रणाली है, 4 ऑप्शन है, और भारत में सर आपको यहां पर बताना कि कैसा शासन प्रणाली है। तो भारत में है संघात्मक। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या देख लीजिए कि भारतीय संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया है। देखिए सर, अगर एक्चुअल में सूचियों का बात किया जाए तो यहां पर 3 सूची है आपका, क्या क्या है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और यहां पर इनको
छोड़ने के बावजूद, और एक होता है अपशिष्ट शक्तियां। तो यहाँ पर सूची आपका तीन है, याद रखिएगा। 37 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 सूचियां हैं और 3 सूचियों को छोड़कर जो आ जाता है वो हमारे अपशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, तो यहाँ पर सब याद रखिएगा 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी यानी कि 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 38 की समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार निम्न में से किसके पास होता है। देखिए समवर्ती सूची का बात हो रहा है, तो समवर्ती जो सूची होता है इसमें राज्य सरकार भी कानून बनाते हैं और केंद्र सरकार भी कानून बना सकते हैं, मतलब दोनों के दोनों, ठीक है, दोनों का दोनों होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संसद तथा राज्य विधानमंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों के दोनों होंगे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि ग्राम पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो करता है यहाँ पर सरपंच। कौन करते हैं, सरपंच। तो 39 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सरपंच इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या कि अवशेष विषयों, मैंने आपको बताया ना कि 3 जैसे सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और जो बच जाता है उसको हम लोग बोलेंगे अवशेष विषय या फिर अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है, और ये जो अवशेष विषय या फिर जो अपशिष्ट शक्तियां हैं, इस पर कानून बनाने का अधिकार किनके पास है, तो ये जो है ना केंद्र सरकार के पास है। किनके पास है, केंद्र सरकार के पास है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। क्या हो जाएगा, संसद, यानी कि पार्लियामेंट हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मतलब जिनका क्वेश्चन पेपर था वो थोड़ा सा यहाँ पर हाथ रख दिया था तो थोड़ा मतलब बुत गया है, लेकिन यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आप देख सकते हैं पार्लियामेंट लिखा हुआ है। ठीक है, संसद इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कंप्लीट आपको 40 के 40 क्वेश्चन का आंसर बता दिया। अगर आपके पास और प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करिए, मैं जरूर से जरूर आप लोगों को आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।